तो हमने स्वरों को देख लिया, आकार के बाद जो स्वर आते हैं स्वर को देख लिया। अब व्यंजन की बारी आती है। तो आकार के बाद व्यंजनों में, व्यंजन को हमने दो भागों में बांटा है, अघोष और घोष। तो 110 नंबर का सूत्र आता है। 110 नंबर का सूत्र कहता है घोषवती लोपम। घोषवती लोपम अर्थात आकार के परे अगर घोष होगा, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आकार, भो, भगो, ये सब संबोधन में लगते हैं। और अघो, आकार, भो, भगो, अघो, इनमें से कुछ भी हो, इसके बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद घोष है, तो विसर्ग का लोप होता है। ठीक है, आकार के बाद विसर्ग, आकार या फिर भो, भगो, अघो, इनमें से कुछ भी हो, विसर्ग, और फिर घोष हो। घोष कितने होते? 20। तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा विसर्ग का। ठीक है, जैसे देवाः गच्छन्ति, देवाः गच्छन्ति, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? देवा गच्छन्ति। ठीक है, आकार के बाद विसर्ग था और विसर्ग के बाद घोष था। ठीक है, समझ में आया ये? यदि 20 घोष में से कुछ भी हो तो बालका, हसन्ति, बालकाः हसन्ति। नाम इंद्रा। हाँ, ये जो भो वगैरह है वो घोष या भो वगैरह आए? लेफ्ट हैंड साइड में या तो आकार हो अथवा भो, भगो, अघो, कुछ भी हो। ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, है ना? जैसे आ रहा है भो बालका, भो बालका, है ना? तो बा क्या है? बा आपका घोष है, तो ये हो जाएगा भो बालका। ठीक है, इस प्रकार से संबोधन में कहीं पे करा ओ बालकों, तो इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे? भो बालका, भो बालका। तो भो का जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आकार के लिए आपका स्वर पूरे हों तो भी लोप होता है। लोप होता है किस सूत्र से? आभो भ्यामेव में स्वरे, 108 नंबर के सूत्र से लोप होता है अथवा यकार होता है। और यदि घोष है तो घोष है तो नित्य लोप ही होगा। तो आकार के परे विसर्ग कब रहेगा? आकार के परे विसर्ग रहेगा जब अघोष हो। और अघोष में भी चाछा, टाठा, ताथा आएंगे। तो चेछे वाशम, टेठे वाशम, तेथे वासम और शे 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 वावा पर रूपम, ये वाले सूत्र लग जाएंगे। तो केवल का, खा और पा, फा, ये दो कंडीशन में अभी तक जितने सूत्र पढ़े हैं उनके केस में केवल ये दो कंडीशन में ही आकार के परे विसर्ग रह पाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात
हम आगे के स्वरों में आते हैं। हमने आ देख लिया और आ देख लिया, तो 14 में से हमारे 2 स्वर हो गए, बाकी बचे कितने? हमारे 12 स्वर बचे। ये 12 स्वर कहलाते हैं नामी। ये 12 स्वर नामी कहलाते हैं, है ना? अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अब अगर कोई भी नामी हो मतलब आपका ई से लेके औ तक कोई भी नामी हो, नामी के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कुछ हो या ना हो, तो इस विसर्ग का क्या होता है? तो अब हमें ये देखना है। तो यदि नामी के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कुछ भी हो, मतलब स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, या कुछ नहीं भी हो, मान लो अंत में है नामी के बाद विसर्ग, तो अंत में विसर्ग होगा तो उसका तो कुछ नहीं, विसर्ग ही लगा रहेगा। नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद कुछ भी है, तो नामी परो रम जो सूत्र है, 111 नंबर का सूत्र कहता है नामी परो रम, नामी परो रम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि नामी के बाद अर्थात ई से औ के बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद कुछ भी है, मतलब कोई भी वर्ण है ना, 47 वर्ण में से स्वर या व्यंजन कुछ भी है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे निह धनदोष, निह धनदोष, तो क्या हो गया? ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद दा है, तो ई नामी है, तो विसर्ग का क्या हो गया? रा। तो ये क्या हो जाएगा? निर्दोष। भैया जी, हाँ। वो जो आपने प्रैक्टिस वाली लिंक भेजी थी उसमें किया था हमने, वो आवी प्लस पतितम। हाँ, तो ई जो है वो नामी हो गया, फिर विसर्ग आया और फिर बाद में पतितम है। तो इसका तो आप बोल रहे र हो जाना चाहिए, तो आविर पतितम हो जाना चाहिए। नहीं, उसके कुछ और भी सूत्र हैं, वो भी आगे आएंगे। अच्छा, लेकिन ये वाला सूत्र नहीं लगेगा? नहीं, ये वाला सूत्र एक सामान्य सूत्र है, जब कोई सूत्र नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ठीक है। ये एक जनरल सूत्र है सभी नामी के लिए। फिर पा और का के लिए कुछ अन्य सूत्र भी हैं, वो भी आगे आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, यदि आपके पास जो प्रशांत मती जी वाली पुस्तकें जो मैंने भेजी हैं, वो अभी मैं तो यात्रा में हूँ, मैं नहीं लिया हूँ, कोई लिया है अभी? कौन सा पुस्तक? पीडीएफ में भेजी क्या भैया? नहीं, पीडीएफ में नहीं, प्रशांत मती माता जी वाली पुस्तक जो हाँ ली है भैया। हाँ, उसमें आखिरी का पेज खोलो, बिल्कुल आखिरी का। हाँ, खोल लिया। उसका फोटो भेजो मेरे को। अच्छा, कैसा निकालने का वो? ग्रुप में डाल देना है। एक मिनट। आप फोटो है, ग्रुप पर बात करते हैं। यही वाला थोड़ा क्लियर फोटो होता तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं। यही है? हाँ, ये देखो, इसमें ये सामान्य नियम लिखा हुआ है, निह दुह बही
आदिकों के विसर्ग को श और श्रेय नमः आदि के विसर्ग को सा होता है यदि उनके बाद का खा पा फा हो तो। ठीक है, तो ये नियम तो आप एक अलग से एक्सेप्शनल नियम है, इसको लिख लो कि निह दुह बही, है ना, निह हो, दुह हो, बही हो। इस प्रकार जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों में विसर्ग है। जैसे आप अभी क्या बोल रहे थे सुरभि जी, आविहि पतितम, है ना? जी आविहि पतितम। हाँ, तो उसका क्या आविश पतितम था? नहीं, उसका आविये पतितम था। हैं? आविये, ई को ए कर दिया था। आवे पतितम, आवे पतितम। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वो अलग सूत्र लगा उसमें, ठीक है। तो ये एक सूत्र आप याद रखें, निह दुह बही आदि के विसर्ग को शा हो जाता है और श्रेय नमः इनके विसर्ग को सा हो जाता है यदि उनके बाद का खा पा फा हो तो। जैसे निष्फल, दुष्फल, है ना, बहिष्कृत, आविष्कार, है ना, श्रेयस्कर, भास्कर, तिरस्कार। भैया यहाँ पे वो दुष्ट वाला भी मुझे नहीं आया था समझ में, वो अब आया समझ में। तो दुह और नहीं, दुष्ट में क्या टेढ़े वाशम सूत्र लग जाएगा? नहीं, इसमें ट नहीं था ना लास्ट में, दुह तक मैं भूल गई क्या था लास्ट में। तो मुझे ये नहीं समझ में आया था कि त से ट कैसे हुआ वहां पे। दुष्कृत होगा मेरे ख्याल से। नहीं, दुष्ट ही था आंसर। नहीं तो मैं दुष्ट फिर से में तो फिर टा है। आप देख लेना, जो भी हो आप फोटो भेज देना उसका, है ना? हाँ जी जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर कर ही दिया है। ठीक है, अच्छा 2 लोगों ने भेज दिया, कोई बात नहीं। तो निर्दोष, इसी प्रकार निह धन आमय, है ना, निह धन आमय, तो ये क्या है, स्वर है, तो स्वर व्यंजन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा निर्धन आमय। आमय यानी होता है रोग, तो निधन आमय यानी निरामय यानी स्वस्थ, निरोग, कहते हैं निरामय हो। ठीक है, तो इस प्रकार नामी परो रम, ये क्लियर है ये? कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, नामी परो रम जो है, यहाँ पर किसी स्वर या व्यंजन की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, सामान्य से ये जो सूत्र लगता है ये विराम की अवस्था में लगता है अधिकांश। ठीक है, तो मतलब ये जो हम ले रहे हैं निर्दोष, निरामय, तो ये क्या है, ये हम जो 47 वर्ण ले रहे हैं तो ये लें नहीं लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सामान्य से आप मान लें कि नामी के परे विसर्ग हो और फिर विराम हो, विराम हो तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा मति,
तो मति को हम मतिर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है अगर आगे तो भी हम इसको मतिर लिख सकते हैं, नामी परोरम। मतलब यहाँ आगे किसी की भी अपेक्षा नहीं है, आगे विराम है तो भी ये मतिर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि विसर्ग का रा हो जाएगा, कुछ हो चाहे ना हो, आगे किसी की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने विसर्ग का रा किया, विसर्ग का रा किया, और अब देखिए अगला सूत्र क्या कह रहा है, 112 नंबर का कह रहा है कि ईरू रोरी रूरऊ, ईरू रोरी रूरऊ। क्या कह रहा है ये सूत्र, इर का ईर और उर का ऊर हो जाता है, ठीक है। इर का ईर और उर का ऊर हो जाता है कब, विराम हो अथवा व्यंजन हो आगे, ठीक है। कुछ भी हो आगे तो इर का ईर और उर का ऊर हो जाता है। तो अब ये इर और ईर कब आते हैं, तो आपका मति ही था, मति ही से हुआ मतिर, नामी परोरम से। तो अब मतिर में क्या हो गया, मतिर में आपका इर आ गया, अंत में इर है, तो 112 नंबर के सूत्र से क्या हो जाएगा, ये ईर हो जाएगा, तो ये मतीर हो जाएगा, मतीर हो जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, ये जो रा है तो रेफ शोर विसर्जनी सूत्र जो हम पढ़ते हैं 130 नंबर का सूत्र है ना, रेफ शोर विसर्जनी, तो उससे क्या होता है, अंत का रा और सा ये विसर्ग हो जाते, तो ये क्या हो गया, मती ही। तो आपका मति ही से मति बन गया, कैसे बन गया, मति ही था, मति का मतिर बना नामी परोरम से, फिर 112 नंबर के सूत्र से इर का ईर हुआ तो ये मतीर हो गया, मतीर हुआ तो फिर रेफ शोर विसर्जनी 130 नंबर के सूत्र से रा का विसर्ग हो गया, तो ये मती ही बन गया। तो इस प्रकार कई चीज़ों में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो नामी परोरम जो सूत्र है ये अधिकांशतः विराम की अवस्था में ज़्यादा प्रयोग में आता है ना। विराम हो तो आप नामी परोरम सूत्र लगा दो। अब विराम नहीं हो तो क्या करें, तो विराम नहीं हो तो फिर अगला सूत्र आ जाता है, क्या कहता है अगला सूत्र, घोषवस्वरेषु, घोषवस्वरेषु ये 113 नंबर का सूत्र कहता है कि नामी हो, नामी के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद घोष हो अथवा स्वर हो, है ना। तो आपके कितने 14 स्वर और 20 घोष, ठीक है। तो ये 34 टोटल हो गए, इनमें से कुछ भी हो तो इसका रा, विसर्ग का रा होता है नियम से, है ना। जैसे पुनः भू, पुनः भू, तो नहीं ये वाला नहीं लगेगा अभी, पुनर्भू ये वाला से। जैसे मुनिः धन आगच्छति, मुनिः धन आगच्छति, तो ये क्या हो जाएगा, नामी के बाद विसर्ग है
विसर्ग के बाद स्वर है तो हो जाएगा विसर्ग कर रा, तो मुनिर आगच्छति। मुनि रागच्छति। ठीक है, इसके एक दो और उदाहरण बताता हूं मैं। जैसे मंगलाष्टक में आप देखते हैं भैया जी, मम नाम स्वरूपी। हाँ, बही प्लस आगमन भी बहिरागमन हो जाएगा, फिर यही वाला सूत्र लगेगा उसमें भी। हाँ हाँ, तो हमने विसर्ग को र कर दिया और फिर जोड़ दिया बहिरागमन। हाँ हाँ। चतु धन विशति, है ना, विंशति। तो ये क्या हो गया, चतुर ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद वाह है, वा घोष है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर विंशति। अपन उसमें कहते हैं ना मंगलाष्टक में क्या कहते हैं, ख्याताश चतुर्विंशति, नाभे आदि जिनादि पास त्रिभुवना, ख्याताश चतुर्विंशति, ख्याता चतुर्विंशति। इसी प्रकार ज्योति धन्व्यंतर, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योति ही है तो हो जाएगा ज्योतिर व्यंतर, ज्योतिर्व्यंतर। नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष। भैया जी, अनुस्वार और रकार एक साथ लगा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों, दिक्कत क्या है, अनुस्वार और रकार एक साथ में क्या दिक्कत है, दोनों। क्योंकि हमने यहाँ रकार भी यहाँ पे लगाई है और अनुस्वार भी यहाँ पे लगाया। 3 आधे अक्षर एक साथ हैं, आधा वाह भी है, आधा रा भी है और आधा ना भी है। तीनों कहाँ कहाँ हैं, रा पहले, वह तो या पे है, या फिर रकार आ पे होगा, अनुस्वार भी आ पे होगा, क्योंकि वो दोनों तो स्वर पे ही आते हैं। हाँ ना, लेकिन मतलब अपन इसको अलग अलग लिखेंगे तो ना जो है वो या के बाद है और रा और वा जो है वो या के पहले हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अनुस्वार आगे वाले में जाता है। तो वो जो मात्रा वाला रूल होता है वो नहीं लगेगा कि 2 मात्रा एक साथ नहीं लगा सकते किसी भी। 2 मात्रा तो कभी एक साथ लगती ही नहीं है, 2 स्वर एक साथ तो नहीं रहते। तो वो रूल इसमें नहीं लगता आधे अक्षरों में, ये पूछ रही थी। नहीं, आधे अक्षर तो रा वा के सहारे, वा या के सहारे, एक स्वर कई व्यंजनों को सहारा दे सकता है। जैसे आप यदि शांति विधान पढ़ें तो उसमें जो 8 अर्घ चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बीजाक्षर है उसमें कम से कम, अभी मेरे सामने नहीं, वो उसमें कम से कम 4 आधे अक्षर रहते हैं और एक पूरा अक्षर रहता है, हिमरियुर्यम, इस प्रकार से हैं। हाँ भैया, वो पढ़ने नहीं आ पाते, लेकिन 3-4 आधे आधे अक्षर होते हैं ना, तो पढ़ना ही नहीं आता उसको, कितने पढ़े कौन सा पहले बोले कौन सा बाद में बोले, इसमें कंफ्यूजन जैसे अभी आया था।
नहीं, जिस सीक्वेंस में उसी में बोलना। मूलतः क्या होता है कि वो है ना, मतलब उसमें पॉज नहीं रहेगा, वो इकट्ठे बोले जाते, क्योंकि पॉज आता है स्वर के बाद। स्वर के आधार पे ही वर्ण का उच्चारण होता है, बिना स्वर के आधार पे। जैसे हमने व्यंजन की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि व्यंजन वो होता है जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता। उन शब्दों को आप देखोगे तो उन शब्दों में मात्र एक स्वर है और बाकी सारे 4-5 व्यंजन है ना। सारे आधे हैं, केवल एक स्वर रहता है, तो सबका एक साथ उच्चारण होगा। कई लोग क्या कहते हैं, हिलिम्ब्यूरियम ऐसे पढ़ देते हैं। तो हिलिम्ब्यूरियम ऐसे पढ़ दोगे तो फिर तो सब में आ का उच्चारण हो गया, सब में स्वरों का उच्चारण हो गया, कैसे चलेगा? तो वैसा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र हुआ, ठीक है। हाँ, जैसे ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थ का, तो यहाँ पे क्या हो गया? सुजनैः, सुजनैः धर्मार्थ। तो सुजनैः धर्मार्थ, तो ये क्या हो गया? सुजनैर, रा हो जाएगा, धर्मार्थ। ठीक है। इसका आपको सबसे ज़्यादा उपयोग मिलेगा, सबसे ज़्यादा आप पढ़िएगा, है ना। तैश्च, तै दंच तैश्च, चेचेवाशम, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते, है ना। लक्ष्मी धन आश्रयते, लक्ष्मीराश्रयते। आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, कितने सारे उदाहरण हैं इसमें। लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, वो आराम से बैठ के देखने पड़ेंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को, घोषवत् स्वरेषु। ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक और सूत्र आएगा आपका, हमने पढ़ा नामी के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष हो, तो विसर्ग का क्या करना है? रा करना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो रा है वो घोष में एक अक्षर है। 20 घोष जो होते हैं उन 20 घोष के अंतर्गत रा भी आता है। तो नामी के परे यदि घोष हो और वो घोष दी रा हो, रकार हो, तो क्या होगा? जैसे हमने लिखा निह धन राग या निह धन रोग या निह धन रज, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है? नामी के परे विसर्ग तो है, विसर्ग के बाद क्या है? रा है, रा घोष है। तो रा अगर हो तो यहाँ एक स्पेशल केस हो जाता है। तो 119 नंबर का सूत्र लगता है, रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः, रो रे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घः।
तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि रकार आने पे, ठीक है, मतलब नामी के परे विसर्ग और विसर्ग के बाद रकार हो तो क्या होगा, जो नामी में स्वर है वो दीर्घ होएगा, ठीक है, उसको दीर्घ करेंगे और यहाँ पे जो रा है, ठीक है, विसर्ग का रा होना था, इसका लोप हो जाएगा, पूर्व रकार का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग का एक प्रकार से अल्टीमेटली लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ निधन राग था तो ई था, तो दीर्घ करना है तो ये क्या हो जाएगा, नी, विसर्ग का लोप, तो ये हो जाएगा नीराग, ये हो जाएगा नीरोग, नीरोग, और ये हो जाएगा नीरज, नीराग, नीरोग और नीरज, इस प्रकार से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग गई और रा जो था विसर्ग का लोप हुआ, विसर्ग का लोप नहीं हुआ, विसर्ग का पहले रा हुआ, रा का लोप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीराग, नीरोग, नीरज, इस प्रकार से होंगे ये। तो ये क्या हो गया, ये आपके घोष व स्वरेशु का एक एक्सेप्शनल केस हुआ, ठीक है, इसलिए इसको पहले बता दिया। समझ में आया ये? ठीक है। अब एक और सूत्र है कि सह यानी क्या होता है, हमने पढ़ा है सह यानी वह और एषः यानी यह। तो सह हो अथवा एषः हो, इसके पश्चात अगर कोई व्यंजन है तो इनके विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, केवल विसर्ग का, ठीक है। 118 नंबर का सूत्र लगता है। 118 नंबर का सूत्र क्या कहता है, एषस् परो व्यंजने लोप्यः, एषस् परो व्यंजने लोप्यः, एषस् परो व्यंजने लोप्यः। ये सूत्र कह रहा है कि सह और एषः के परे अगर व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप कर दो, मतलब सह गच्छति, सह गच्छति तो व्यंजन है, तो यहाँ क्या कह देंगे, स गच्छति। तो आपको कभी सह या एषः में विसर्ग ना लगा दिखे तो आप ये मत सोचना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना वहाँ पे। अब देखो एक चीज, सह के परे अगर व्यंजन होगा तो विसर्ग का लोप, ठीक है। अब सह के परे अगर स्वर होगा तो क्या होगा, तो फिर जो अकार के परे स्वर के सूत्र हैं, अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद जो स्वर वाले सूत्र थे कौन से थे, ओमकार्योर मध्य और अघोष, ओमकार्योर मध्य और अघोषवतोश्च, नहीं अघोषवतोश्च तो घोष के लिए था, और अपरोलोप्यो न्य स्वरे यम वा, ठीक है। तो अकार से भिन्न कोई अन्य स्वर आएगा तो लोप होएगा, और अगर अकार आएगा तो सा का जो विसर्ग है उसके स्थान पे ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप देखो तो आपको सा के साथ विसर्ग कभी दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, देखो सह और एषः दोनों में अंत में क्या है, अकार है, ठीक है। इनके परे अगर विसर्ग हो और है ना, सह
और एषः। इनके बाद यदि व्यंजन है तो विसर्ग का लोप होगा। किस सूत्र से? 118 नंबर के सूत्र से। अब सह या एषः, इनके बाद स्वर है, ठीक है। स्वर कितने हैं? 14। तो 14 स्वरों में से अगर आ है, सह या एषः के परे अगर आ है तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? क्योंकि यहाँ सह या एषः में आ है अंत में, तो आह धन आ, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा? ओमकारयोर मध्य 104 नंबर का सूत्र। जैसे सह धन अहम, तो ये क्या होता है? सोहम, है ना? इस प्रकार से होता है। तो सा में विसर्ग अभी भी नहीं आया। और यदि सह के बाद कोई अन्य स्वर है, 13 स्वरों में से कोई है, 13 स्वर में से कोई भी स्वर है, तो यहाँ पर क्या सूत्र लग जाएगा? 106 नंबर का अपरो लोप्यो न्यस्वरे यम वा। तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा अथवा या हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि सह जो है वो कभी लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सह के बाद या तो आप स्वर लिखोगे या व्यंजन लिखोगे। तो व्यंजन लिखोगे तो विसर्ग का लोप होना है, और यदि स्वर लिखोगे तो अकार होगा, तो ओमकार और मध्य सूत्र लगेगा। और अगर 13 स्वर में से कोई और स्वर रहेगा तो अपरो लोप्यो न्यस्वर यम वा, ये सूत्र लग जाएगा। एषः और सह से परे विसर्ग आपको नहीं मिलेगा सामान्य से। हाँ, संधि के नियम अनिवार्य नहीं है, तो कोई विसर्ग लगा भी सकता है, वो गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये? यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? तो ये जो हैं हमारे संधि के जो 124 सूत्र थे, उन 124 सूत्रों में से जो लेवल 1 के सूत्र हैं वो सभी पूर्ण हो गए। ठीक है, लेवल 1 के। अब इसके बाद हमारे लेवल 2 के सूत्र आएंगे। तो ऐसे करके आपका संधि प्रकरण का लेवल 1, मतलब जो फर्स्ट लेवल है, वो कंप्लीट हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? एक दो प्रश्न ग्रुप में डाल दो, तो क्योंकि समय भी हो रहा है, तो मैं सभी के उत्तर ऑडियो रिकॉर्ड करके या उसका वीडियो बना के दे दूंगा, तो सभी को उत्तर भी मिल जाएगा, है ना? जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल या परसों में जो स्वरांत विभक्ति का प्रकरण है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या करने का मन है? छुट्टी करना है कि क्या करना है? परीक्षा तो होगी, परीक्षा के लिए तो थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा। परीक्षा तो अभी मैं क्या हूँ, यात्रा पे हूँ, तो जब मैं यात्रा से फ्री हो जाऊंगा तब परीक्षा होगी। उसके बाद मतलब कातंत्र को आगे बढ़ाना है कि यहीं तक रखना है? इसके आगे क्या होता भैया जी, अगर आगे बढ़ाते हैं तो? अब इसके बाद आएगा समास। आगे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है, पढ़ना है। तो जी भैया जी, आगे पढ़ेंगे ना। तो अपन मतलब इसके बाद
जो आपका समास है, कारक के नियम हैं, तो समास और कारक के नियम ये अपना लगेगा 15 दिन, है ना। और फिर उसके बाद तद्धित है। तद्धित ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब अधिकतर संस्कृत की कक्षाएं यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। तो आप लोग चाहो तो अपन भी समाप्त कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अपन 15-15 दिन का 15 दिन समास और कारक रूप पढ़ेंगे, फिर 15 दिन तद्धित। तो अपना नवंबर के महीने में अपना तद्धित पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन 15 दिन लेंगे, 20 दिन लेंगे तिगंत के लिए, और फिर 20 दिन तक लेंगे कृदंत के लिए। तो ये मान के चलिए जनवरी फर्स्ट वीक तक आपकी कातंत्र पूरी हो जाएगी, लेवल 1। ठीक है भैया जी, है ना। तो जिन लोगों के पास कातंत्र की पुस्तक ना हो वे पुस्तक मंगवा लें, क्योंकि पुस्तक रहती है तो अच्छा रहता है। और मतलब जिनको पूरी पढ़नी हो, अब जो भी पढ़े वो पूरी पढ़े, है ना। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि जिसको भी अब पढ़नी हो वो पूरी पढ़े तो ही लाभ होगा, वरना फिर क्या होता है आधी पढ़ने से उतना लाभ नहीं हो पाता। तो और अब मेरा ये संधि प्रकरण फिर से पढ़ाने का मूड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स डली हुई हैं, है ना।